दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से देहरादून की पुलिस एक गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। दरअसल देहरादून की पुलिस को 3 लाशें मिलती हैं। तीनों लाशों की उम्र अलग अलग होती है, जगह भी अलग अलग होती है, लेकिन ये गुत्थी सुलझ नहीं पाती। देहरादून की पुलिस जगह जगह पे दबिश मारती है, आसपास के जिलों की खाक छानती है, लेकिन दबिश सुलझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन आखिर में जाके ये गुत्थी सुलझ जाती है। अब आप भी इस गुत्थी को समझोगे कि इन तीनों की हत्या आखिर क्यों की, तो आप भी चौंक जाओगे। दरअसल दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। आज की कहानी में इन तीनों लाशों के बारे में पूरी जानकारी है कि ये 3 लाश किसकी हैं और किसने इन तीनों को मारा और क्यों मारा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ सकूँ। और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के देहरादून की। दोस्तों, ये घटना इसी हफ्ते की है, यानी कि लास्ट वीक की। दरअसल देहरादून में एक जगह लगती है पटेल नगर, और पटेल नगर में एक पेट्रोल पंप है, और इस पेट्रोल पंप के नज़दीक में ही एक फैक्ट्री है जिसे कहते हैं बड़ोवाला फैक्ट्री। दरअसल ये फैक्ट्री फर्नीचर की है। अब क्या होता है, इस फैक्ट्री की बगल में होके एक नाला गुजर रहा होता है, और उस नाले में से आ रही होती है बहुत ही बुरी तरह से बदबू। अब बदबू इतनी बुरी तरह से आ रही थी, ऐसा लगता था जैसे कि कोई जानवर मर गया है और वो सड़ रहा है। अब पेट्रोल पंप पे क्या होता है, लोग आते हैं जाते हैं तो उनको बदबू महसूस होती है कि यार बदबू कहाँ से आ रही है। तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से भी कहते हैं, यार यहाँ पे आसपास में कोई जानवर मर गया है क्या। तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को कोई लेना देना नहीं होता, उनको क्या करना भाई, बदबू आ रही तो आने दो। अब बदबू क्या है, समय के साथ बढ़ती जाती है। अब बढ़ती जाती है तो पेट्रोल पंप के मालिक भी कहता है, यार कहाँ से आ रही है ये बदबू। आने जाने वाले लोग बार बार कहते हैं, तो उसका मालिक कहता है, यार देख के आओ नाले में कोई जानवर तो नहीं मरा पड़ा। तो क्या होता है, पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी जाता है और नाले में जाके हुजकता है। अब जैसे ही नाले में जाके हुजकता है तो उसको कुछ दिखता नहीं, तो वो आसपास देखता है कोई जानवर तो नहीं मरा पड़ा, कि क्या है क्या नहीं है। तो उस कर्मचारी को तकरीबन 8 से 9 महीने की एक बच्चे की लाश पता चलती है कि एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, और उसी में से ये बदबू आ रही है। अब जैसे ही ये पता चलता है कि नाले के पास किसी बच्चे की लाश पड़ी हुई है और उसी में से बदबू आ रही है, तो क्या होता है, पेट्रोल पंप का मालिक तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है कि बच्चे की लाश पड़ी हुई है। तो सभी लोग मन में ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये बच्चा जिसका भी है, उसने ये प्रेग्नेंट हो गई होगी कोई लेडी, घर वालों ने बच्चे को रखा नहीं होगा, तो वो क्या है यहाँ पे डाल गई और ये बच्चा मर गया। अब पुलिस आती है, पुलिस वहाँ पे आके उस बच्चे की लाश को जब्त करती है, उसके आसपास ढूंढती है कि कोई सुराग मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए, कोई उसको फेंक के गया हो। लेकिन सुराग सबूत कैसे मिले दोस्तों, दरअसल वो था नाला, और नाले के पास तो दुनिया भर का कचरा वैसे ही रहता है। अब पुलिस कहाँ से क्या क्या ढूंढे। अब पुलिस ने उस बच्चे को रख लिया, जब्त कर लिया, उसको पैक कर लिया थैली में अच्छी तरह से, लेकिन वो बदबू अभी भी आ रही थी। अब बदबू आ रही थी तो पुलिस आसपास के एरिया में और जाके देखती है। अब जैसे ही पुलिस वाले ज़्यादा 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। देखते हैं लड़की की लाश। अब पुलिस वाले इस बात पे और चौंक जाते हैं। अब पुलिस और वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन सब के मन में एक धारणा बन गई। दरअसल दोस्तों, उस बच्ची की उम्र जो थी 12 से 14 साल के बीच में थी। अब सबके मन में एक धारणा बन गई है कि इस बच्ची का किसी न किसी के साथ में नाजायज़ संबंध रहे होंगे और इसने इस बच्चे को जन्म दे दिया। अब घर वाले इसको सुना रहे होंगे, मार रहे होंगे, पीट रहे होंगे, या घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया होगा, या फिर ये लड़की किसी के साथ भाग गई होगी और इसके आशिक ने उसको अपने पास से धक्के मार के भगा दिया है। और ये लड़की ने आके यहाँ पे नाले के पास आके पहले अपने बच्चे को मारा है और उसके बाद में आत्महत्या की है। सबके मन में ये धारणा बन चुकी थी कि ये बच्चा जो है इसी लड़की का है, जो जिसकी उम्र 12 से 14 साल के बीच में है। अब कोई बात नहीं दोस्तों, अब पुलिस वहाँ पे तफ्तीश करती है। अब तफ्तीश करती है तो समय गुजरता जाता है। समय गुजरता जाता है तो अंधेरा होने लगता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया था दोस्तों, वहाँ पे लाइट वाइट की ज़्यादा सुविधा होती नहीं है। और बताते हैं कि देहरादून में कुछ ऐसे, उस जंगली एरिया में कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि इंसानों के ऊपर भी हमला करते हैं।
तो पुलिस क्या करती है, उस बच्ची के फ़ोटो को, उस लड़की के फ़ोटो को आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं उन सब में सर्कुलेट करवा देती है और वहाँ पे कह देती है कि आपके आसपास में 12-14 साल की कोई लड़की गुमशुदा हो तो उसके बारे में बताइए, और क्योंकि हमें एक लाश मिली है, अगर कोई खोई हो तो उससे मैच कर लो भैया। अब कोई बात नहीं, रात का समय हो जाता है, पुलिस वाले उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा है। अब इधर पुलिस वाले क्या करते हैं, वो सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। वो सोचते हैं ज़रूर कुछ ना कुछ हमें वहाँ पे ज़रूर पाएगा, क्योंकि एक लड़की जो यहाँ पे मरने आई है, कोई कागज़ पत्रा, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ ना कुछ तो हमें मिलना चाहिए इस बच्ची का। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सुबह जैसे ही होती है फिर से उसी जगह पे चले जाते हैं, नाले के पास। अब वो नाले के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ पड़ा तो नहीं है। एक एक थैली उठा के देखते हैं, लेकिन कैसे मालूम पड़े कि वो थैली किसकी है। डॉक्यूमेंट पड़े हैं, कागज़ पड़े हैं, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे। लेकिन दोस्तों अभी वो बदबू गई नहीं है। बच्चे की भी लाश उठा ली, उस लड़की की लाश भी उठा ली, लेकिन बदबू अभी भी आ रही है। पुलिस वाले बड़े परेशान कि भैया बदबू कैसे आ रही है। तो पुलिस वाले और जांच पड़ताल करते करते थोड़ी आगे बढ़ने लगते हैं। वो देखते हैं बदबू आ कहाँ से रही है, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक और लाश मिलती है, जो कि होती है एक महिला की, और महिला की उम्र होती है 30 से 35 साल के बीच में। अब महिला की लाश को मिलते ही पुलिस वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये लाशें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो आगे किसी आदमी की लाश मिल जाए फिर किसी और की मिले। अब पुलिस वाले और ज़्यादा परेशान कि भाई ये महिला की लाश भी मिल गई। अब पुलिस वाले उस महिला का फ़ोटो खींचते हैं, आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, थाने होते हैं और आसपास के ज़िलों में उस महिला के फ़ोटो को सर्कुलेट करवा देते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि कहीं किसी के घर में से कोई महिला, कोई बच्ची, कोई छोटा सा बच्चा गायब है, गुमशुदा है, किसी के साथ भाग गया है, या जैसी भी खबर है तो उन लोगों को आप इत्तला कर दीजिए कि इतने इतने साल की 12-14 साल की बच्ची है, 30-35 साल की एक महिला है, उन लोगों की लाश मिली है। अगर किसी की परिवार के सदस्य को इसकी बॉडी से शिनाख्त हो जाए तो उनको आप उनके हवाले कर दीजिए। लेकिन कोई नहीं मिलता। अब कोई नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं। अब पुलिस वाले और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं अब इस केस को सुलझाना पुलिस वालों को प्राइम सस्पेक्ट वो हो गया था कि ये सुलझाना ही सुलझाना, कुछ भी कर लीजिए। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, नाले के आसपास सारी चीज़ों को तलाश करते हैं। अब तलाश करते हैं तो लेकिन नाले में क्या होता है दोस्तों, आसपास का सारी गंदगी आती है। अब पुलिस वालों को कैसे पता चलेगा कि ये नाले में जो सामान आ रहा है, कोई थैला है, कोई बैग है, कोई कुछ चीज़ है, वो इन्हीं लाशों का है या किसी और का है। लेकिन पुलिस वाले क्या है, हार नहीं मानते। अब पुलिस वालों को क्या होता है, एक बैग मिलता है और उस बैग पे एक ज्वेलर का नाम लिखा होता है, जो कि होता है मुंबई का। तो पुलिस वाले कहते हैं हो ना हो ये मुंबई वाले ज्वेलर से बात की जाए। अब मुंबई वाले ज्वेलर से बात की जाती है। वो कहता है, पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने किसी देहरादून के कोई कस्टमर आए थे तुम्हारे पास कोई सामान लेने, सोना चांदी। तो ज्वेलर कहता है साहब मुझे तो पता नहीं देहरादून के कोई आए थे नहीं आए थे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कोई ऐसी आई हो कि औरत हो, उसके साथ में 12-13 साल की कोई लड़की हो, एक छोटा सा बच्चा हो। तो ज्वेलर कहता है साहब यहाँ पे तो आते जाते रहते हैं, मैं किस किस का ख्याल रखूँ। तब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि ये देखो तुम्हारा बैग मिला है और ये बैग उन्हीं लाशों के पास मिला है। तो ज्वेलर बोलता है कि साहब आप मान के चलिए कोई मेरे पास से बैग ले जाता है, अब वो किसी को उस बैग में सामान रख के गिफ्ट कर देता है, या कोई वो किसी और काम में यूज़ कर लेता है और वो उससे आगे बढ़ता जाता है, बैग 2-4 हाथों से गुजर जाता है, तो उससे मेरा क्या लेना देना। अब बैग कौन कहाँ क्या कर रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मुझे तो अपना प्रचार कराना था इसलिए मैंने बैग छपवाए। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हाँ यार कह तो सही रहा है, इसका तो इस चीज़ कोई मतलब नहीं है। अब पुलिस वाले दोबारा से आ जाते हैं। अब पुलिस वाले दोबारा से आते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। वो उस नाले के आसपास के सारी चीज़ों को छान मारते हैं। दरअसल पुलिस वाले इस इंतज़ार में थे कि शायद कोई आईडी मिल जाए, आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई स्कूल की आईडी, तो उससे इन लोगों को पता चल जाए, या कोई भी चीज़ मिल जाए उनकी जिससे कि उनके बारे में पता चल जाए। अब क्या होता है, इनको एक और छोटा सा पर्स पाता है और उस पर्स के अंदर होती है एक टिकट। अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि चलो भैया इस टिकट को भी देख लो। लेकिन जैसे ही
पुलिस वालों ने उस टिकट को देखा तो पुलिस वालों की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उस टिकट में 3 लोगों की टिकट थी। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 8 महीने थी, एक उससे बड़ी बच्ची जिसकी उम्र 12 साल थी, और एक महिला जिसकी उम्र 34 साल थी। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये इन तीनों की ही टिकट है। अब उसकी डेट देखी जाती है कि कौन सी डेट पे है और कहाँ से कहाँ तक की है। तो वो टिकट थी बिजनौर से देहरादून तक की। अब डेट और टाइम मैच किए जाते हैं और बस स्टैंड पे पहुंचा जाता है देहरादून के पे। अब देहरादून के बस स्टैंड पे पहुंचा जाता है और तो वहाँ पे जानकारी ली जाती है कि ये वाली बस उस दिन कितने बजे आई थी, एक्यूरेट टाइम पे आई थी या आगे पीछे आई थी। तो पता चलता है कि वो एक्यूरेट टाइम पे आई थी। अब उसकी सीसीटीवी कैद की सीसीटीवी की रिपोर्ट देखी जाती है। सीसीटीवी में देखो क्या होता है, ये तीनों महिला, औरत, ये लड़की और बच्ची उतरी हैं कि नहीं उतरी। तो पता चलता है कि ये उतरी हैं। अब ये कहाँ गई हैं ये देखो, तो पता चलता है कि एक लड़का आता है। वो लड़का उसे अपनी गाड़ी पे बिठाता है और ले जाता है, लेकिन सीसीटीवी के कैमरे में उस लड़के की गाड़ी का नंबर भी कैद हो जाता है। अब पुलिस वाले कहते हैं अब इस नंबर की डिटेल निकालो, ये नंबर किसका है। अब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है। अब जैसे ही नंबर की डिटेल निकलती है तो पता चलता है ये नंबर हाशमी नाम के एक लड़के का था। सॉरी, इस लड़के का नाम था हसीन। अब ये लड़का रहता कहाँ है, तो पता चलता है ये लड़का जो फैक्ट्री थी फर्नीचर की, जो नाला था उसकी बगल में, उसी फैक्ट्री में रहता था, उसी फैक्ट्री में काम किया करता था। अब पुलिस क्या करती है, तुरंत हसीन के पास जाती है। अब हसीन के पास जाती है और उससे बोलती है कि हाँ भैया बता, तू इन औरत को, इस बच्ची को, इस लड़की को जानता है। तो वो पहले तो मना करता है। अब मना करता है तो पुलिस उस हसीन को उठाकर थाने ले आती है। अब उससे सख्ताई से पूछती है कि सही सही बता, क्या तू इसे जानता है या नहीं जानता। तो कहता है कि हाँ साहब, मैं इसे जानता हूँ। अब हसीन से ये पूछते हैं पुलिस वाले कि तूने इन लोगों की हत्या की तो क्यों की। ये लोग बस में से हंसते खेलते उतर रहे थे, तेरे साथ हंसते बैठते हुए आ रहे थे, लेकिन तूने इन लोगों की हत्या कर दी। तो पहले वो टालम टोल करता है, लेकिन बाद में बता देता है कि उसने ही उन तीनों की हत्या की है। अब उससे पूछा जाता है कि तूने इन तीनों की हत्या क्यों की। फिर कहानी का मोड़ जाता है 2 साल पीछे। अब 2 साल पहले क्या होता है, एक विधवा महिला होती, सॉरी विधवा नहीं, तलाकशुदा महिला थी, माफ़ कीजिएगा, ये तलाकशुदा महिला थी और इसकी एक बच्ची थी। अब ये महिला क्या करती है, अपने पति से अलग रहा करती थी। वहीं पे आसपास में नज़दीक में कहीं पे हसीन रहा करता था। तो हासिन की क्या है, इससे बातचीत होना शुरू हो जाती है। अब बातचीत होना शुरू हो जाती है तो वो इससे प्रेम करने लगता है। इस महिला के मन में भी कुछ ऐसा ही आता है कि भैया प्रेम कर लो, पति तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध बनने लगते हैं। तो हासिन क्या करता है, वो इससे वादा कर देता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अब शादी करने का वादा होता है तो ये महिला वैसे भी अकेली, तो इसको कोई और तो दिखता नहीं है, वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, वैसे भी तलाकशुदा है। तो वो इसकी बातों में आ जाती है। अब वो इसकी बातों में आ जाती है तो होता क्या है, हासिन और ये महिला संबंध बनाते हैं, अच्छे समय तक संबंध बनाते हैं। ये लोग इतने संबंध बनाते हैं कि एक समय पे जाकर, इस महिला का नाम बता देता हूँ, रेशमा है। एक समय पे जाकर ये महिला और हासिन परिपक्व हो जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, ये महिला आके हासिन से कहती है कि हासिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हासिन ये वाली बात सुन के पहले तो सोच में पड़ जाता है कि अरे यार ये तो प्रेग्नेंट है। अब वो कहती है कि बताओ मुझसे शादी कब करोगी। अब हासिन बेचारा यार, वो तो मज़े लेने के लिए आया था, अब उसे शादी करनी पड़ेगी। तो हासिन क्या करता है, टालम टोल करता है। उसी दौरान में क्या होता है, इसकी एक बच्ची हो जाती है, जो कि सबसे छोटी बच्ची की लाश सबसे पहले पाई थी दोस्तों, वो थी। इसी दौरान में इसकी एक बच्ची हो जाती है। हासिन बिजनौर से देहरादून आ जाता है काम करने के लिए। अब ये महिला बिजनौर से देहरादून में बार बार फ़ोन लगाती थी, इसे परेशान करती थी। हासिन परेशान इतना हो जाता है कि पानी उसके सर से ऊपर निकल जाता है। तो हासिन क्या करता है, इसकी टिकट बुक कराता है और कहता है कि तुम बिजनौर से देहरादून आ जाओ, हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं पे शादी वादी कर लेंगे। अब
वो महिला अपने दोनों बच्चियों को उठाती है, बस में बैठती है और देहरादून पहुंच जाती है। हासिन वहाँ पे अपनी गाड़ी पे आता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पुलिस वालों को दिखा था। वो लोग खुश होते हैं, मिलते हैं। तो हासिन क्या करता है, फैक्ट्री की जस्ट बगल में ही रहता था। ये मान लीजिए आप जैसे कि फैक्ट्री में ही रह रहा है। तो वो क्या करता है, उस महिला को, दोनों बच्चियों को ले जाकर अपने रूम पे लेके जाता है। शाम को ये लोग बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद में सब लोग सो जाते हैं। लेकिन हासिन नहीं सोता। हासिन इंतज़ार में था कि वो महिला कब सोए। अब उस महिला की भी आंखें लग जाती हैं। वो दोनों बच्चे पहले ही सो गए थे। हासिन चुपचाप आता है, उस महिला के गले के ऊपर बैठ के ज़ोर से दबाने लगता है और तब तक दबाता है कि जब तक उस महिला की जान ना निकल जाए। वो महिला फड़फड़ाती रहती है, तड़पती रहती है, लेकिन हासिन उसे छोड़ता नहीं है। वो उसकी जान लेकर ही मानता है। अब वो महिला मर जाती है। तो उसके बाद में जो 12-13 साल की लड़की थी, उसकी बड़ी बेटी, वो उसके पास जाता है और चुपचाप से जाके, जैसे उस महिला का कत्ल किया था उसने गला दबाकर, वैसे ही उस 12-13 साल की लड़की का भी गला दबा देता है। हासिन ने उस बच्ची को इसलिए मारा क्योंकि उसे पता था कि ये महिला तो मर गई, लेकिन आगे जाके ये दोनों बच्चे जो हैं मेरे सर का दर्द बनेंगे। मैं इन्हें छोड़ दूंगा तो ये सर का दर्द है, इससे अच्छा इन्हें भी मारो, 1 खून करो या 4 खून करो। हासिन की सोच ये थी। अब वो क्या करता है, उस बच्ची को भी मार डालता है, जो कि 12-13 साल की होती है। अब क्या होता है, अब जो कि 8 महीने की एक और बच्ची थी, जो कि हासिन और उस महिला की दोनों की थी। हासिन कहता है यार मौत तो मौत है। तो वो क्या करता है, तकिया लेता है, उस 8 महीने की बच्ची के मुंह पे रख के दबा देता है। वो बेचारी बच्ची, उसे क्या पता 8 महीने की बच्ची क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उस बच्ची का भी दम घुट जाता है, वो भी मर जाती है। रात का समय ज़्यादा हो जाता है। तो हासिन क्या करता है, इन तीनों को रजाई में लपेटता है और सीधा ले जाकर नाले में फेंक देता है। वो सोचता है कि शायद नाले में भय भूखे कहीं पहुंच जाएंगी, लेकिन वो बहती नहीं है। वो तीनों की लाश वहीं पे बिखर जाती है नाले में। सबसे पहले जो 8 महीने की बच्ची थी वो मिलती है पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा आ रही होती है। उससे आगे जो 12-13 साल की बच्ची थी उसकी लाश मिलती है। उससे आगे उस महिला की लाश मिलती है, जिसने कि आस की निभाने के चक्कर में अपनी जान दे दी। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी मामले का खुलासा हुआ। अब एक और बात मैं बोलना चाहूँगा। मैंने आज तक आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं। उसमें कहानी से क्या सीखने के लिए मिलता है? कहानी से मोस्टली हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि हमें आंख बंद करके किसी के ऊपर भी ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। किसी के एक फ़ोन करने पर तुरंत नहीं पहुंच जाना चाहिए। अब हमें नहीं पता कि वो सामने वाला अपने मन में हमारे लिए क्या लेकर बैठा है, लेकिन हम आंख बंद करके उस पर विश्वास कर रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं। तो आंखें खोल के भी चलना चाहिए, क्योंकि आप जब आंख बंद करके चलेंगे तो आपको ठोकर लगेगी, और ठोकर लगेगी तो आपको चोट लगेगी। अब चोट लगेगी इसका मतलब ये नहीं है कि आप खड़े रहेंगे, आप गिर भी सकते हैं, जैसे कि ये महिला और उसकी 2 बच्चियां गिरी थीं। उन दोनों तीनों की लाश एक नाले में पाई थी। तो जो भी करें सोच समझ के करें। और हाँ, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विश्लेषण करना नहीं था, बस आपको सावधान करना था, ताकि आप हमारी कहानी सुनकर अपने जीने के तरीके को थोड़ा बदल पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास आए। नमस्कार।